अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाउ बच्चों, हम लोगों की बात चल रही है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, और हम कह रहे हैं कि अखराजी जो महासलात है, जो प्रोडक्ट्स है, उन अखराजी महासलात की हम बात कर रहे हैं और उनको रिमूवल की बात कर रहे हैं कि उनको कैसे निकालेंगे। हाफिज जी, ठीक है ना। हो उसमें हम सबसे आखिरी पार्ट की बात कर रहे हैं, वो क्या है? डिजीज, डिसऑर्डर्स, बीमारियां। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में होने वाली डिसऑर्डर्स, उसमें होने वाली बीमारियां। ना इखराजी निज़ाम की अगर बीमारियों की बात करेंगे तो बेसिकली बीमारी की शुरुआत होगी कैसे, ये पहला क्वेश्चन है। तो बीमारी की शुरुआत कहाँ होगी? तो हम जब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो ये इस्तिखराजी निज़ाम है या इखराजी निज़ाम है, या जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कह रहे हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला कौन है? किडनी, जिसको हम क्या कह रहे हैं? गुर्दे। और इस गुर्दे के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन है? अरे कौन है? नेफ्रॉन। कौन है? नेफ्रॉन। इसका मतलब ये है कि अगर ये जो नेफ्रॉन है ये अगर अपना सही तरीके से काम नहीं करेगा तो किडनी प्रॉपरली फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर पाएगी, और जब किडनी प्रॉपरली फिल्ट्रेशन का काम अंजाम नहीं दे पाएगी तो इसका मतलब ये है कि हमारे जिस्म से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रॉपरली रिमूव नहीं होंगे। फिर एक और चीज है कि हमारे जिस्म में गुर्दे के जरिए जो नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकलता है वो कौन है? यूरिया, जो आगे चल के की शक्ल में निकलता है, यूरिन की शक्ल में निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पेशाब। जिसको हम क्या कहते हैं? पेशाब। अब इसका मतलब यह है कि अगर किडनी किडनी इस काम में फेल हो जाए कि वो जिस्म से यूरिया को बाहर खारिज नहीं कर सकती है, तब जिस्म के अंदर यूरिया क्या होना शुरू होगा? जमा होना शुरू हो जाएगा, और खून के अंदर यूरिया की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और खून के अंदर अगर यूरिया की क्वांटिटी बढ़ गई तो बाकी के बॉडी के जितने मेटाबॉलिज्म है ना, जितने भी तहव्वुली मामलात है, वो सब क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब। ठीक है। तो अब हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट ये आ रहा है कि जब बीमारी होती है तो बीमारी में यूरिया जिस्म से बाहर जाना चाहिए लेकिन नहीं जा रहा है, और वो यूरिया हमारे जिस्म में क्या हो गया? जमा होना शुरू हो गया। तो जिस्म में जमा होने का मतलब कहाँ जमा है? खून। क्योंकि हम ये कहते हैं कि किडनी क्या करती है? नाइट्रोजनस वेस्ट को कहां से बाहर करती है? खून से करती है, ब्लड से करती है, क्योंकि ब्लड का हमेशा क्या करती है किडनी? फिल्ट्रेशन, तख्तीर। ठीक है ना। अब उसी से हम यहां से बैकग्राउंड से टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर गुर्दे के अंदर खराबी हो जाए और उस खराबी की वजह से खून में जो यूरिया है वो क्या होना शुरू हो जाए? जमा होना शुरू हो जाए। तो अगर खून में यूरिया की मिकदार ज्यादा बढ़ते जाती है तब उस कंडीशन को कहा जाता है यूरेमिया। क्या बोला जाता है इसको? यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब क्या होता है? खून में यूरिया का जमा होना या यूरिया की मिकदार में क्या हो जाना? इजाफा होना। तब हम उसको क्या बोलते हैं? यूरेमिया। और ये यूरेमिया क्या होगी? बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगी। नतीजे में क्या होगा? उस शख्स के बॉडी में फोड़े, फुंसिया, एसिडिक कंडीशन, डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स उसके अंदर दिखाई देने लगेंगे। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ये करना पड़ेगा कि वो जो भी शख्स है उस शख्स के बॉडी से हम क्या करेंगे? यूरिया को बाहर निकालेंगे। अब नेचुरल किडनी तो काम नहीं कर रहा है, कुदरती गुर्दा तो काम, इसलिए अब उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? आर्टिफिशियल किडनी, मस्नूई गुर्दा। और वो मस्नूई गुर्दे को जब इस्तेमाल किया जाता है तो हम उसको बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं उसको? डायलिसिस। तो हम क्या करें कि ये जो है इस तरह के मरीज से फिर क्या किया जाता है? यूरिया को निकाला जा सकता है, और इस तरीके को कहा जाता है हेमोडायलिसिस। तो हेमोडायलिसिस जब किया जाता है तो आमतौर पे क्यों किया जाता है? क्योंकि जो कुदरती किडनी है, जो कुदरती गुर्दा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? नेचुरल किडनी, ये जो नेचुरल किडनी है इसने अपना काम करना क्या कर दिया? बंद।
तो इस काम को कंपनसेट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? इस काम को करने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आर्टिफिशियल किडनी। यानी वेट अब उस पे जा रहे हैं या हम सिंपल क्या बोलेंगे कि आप किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? मशीन का इस्तेमाल करने वाले, मस्नूई किडनी का इस्तेमाल करने वाले। तब इस अमल को खालिद मियाँ क्या कहते हैं? इस अमल को कहते हैं क्या कहते हैं उसको? हेमोडायलिसिस। क्या कहते हैं उसको? हेमोडायलिसिस। तो अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा कि इनका अभी हेमोडायलिसिस चालू है, कुछ दिनों के बाद इनकी किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले। इसका मतलब क्या है? जब इनिशियल स्टेज होती है, जब किडनी धीरे धीरे खराब हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा ब्लड में यूरिया जमा हो रहा है, तो अब उस यूरिया को निकालने के लिए मशीन का यूज कर रहे हैं, हेमोडायलिसिस कर रहे हैं, ब्लड को जिस्म के बाहर फिल्टर कर रहे हैं, तो उसको बोला था हेमोडायलिसिस। लेकिन कुछ दिनों के बाद किडनी पूरी तरह से खराब हो जाए, तब फिर क्या करेंगे? अब वो मशीन की मदद नहीं ले सकते, अब इसलिए पूरी किडनी को ही चेंज करना पड़ता है, नई किडनी लाके ऐड करना होता है। किडनी जब तक थोड़ी बहुत सही है आयशा बाजी, तब तक ही क्या करेंगे? हेमोडायलिसिस। जब किडनी पूरी तरह से खराब हो गई, तो अब हेमोडायलिसिस से भी मदद नहीं होने वाली, अब सीधा सीधा किडनी को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा, निकाल कर दूसरी डालना पड़ेगा। रोमान है क्या? 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाउ बच्चों, बीच में से वीडियो डिडक्ट हो गया था, सॉरी डिस्ट्रैक्ट हो गया था ना। हमारी बात क्या चल रही है? हम ये कह रहे हैं कि कोई शख्स है, उसका गुर्दा पूरी तरह से खराब हो गया, अब उसका गुर्दा काम नहीं कर रहा है, किडनी काम नहीं कर रही है। तो किडनी की खराब होने की जब शुरुआत होगी तो धीरे धीरे होगी, और एक वक्त जाने के बाद वो पूरी तरह से खराब होगी। लेकिन जब शुरुआत होगी तो कुछ ना कुछ वो काम करेगा, लेकिन पूरी तरह से वो काम नहीं करेगा। तो उसकी मदद करने के लिए हम क्या करेंगे? हेमोडायलिसिस, कि कुछ खून को हम मशीन के जरिए क्या कर देंगे? क्लीन कर देंगे, साफ कर देंगे। उस प्रोसेस को बुलाया जाता है हेमोडायलिसिस। लेकिन अगर किडनी बहुत ज्यादा खराब हो जाए, तब हमको क्या करना होता है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। एक किडनी लेना होता है और उसको दे देना रहता है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि अब ये एक प्रोसेस है जिसमें बेसिक कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझना है। एक और कंसेप्ट जो मेरे को यहाँ समझाना है वो क्या है? ये नई बुक में एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन किया उन्होंने शुरुआत में, क्या कि हमारे बॉडी में जब हेमोडायलिसिस की कंडीशन है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो किडनी फेलियर है, ये किडनी फेलियर है, कि किडनी क्या हो गई है? किडनी फेल हो चुकी है, वो अपना काम अंजाम नहीं दे रही है। तो किडनी फेलियर जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है, उसको कहा जाता है क्रोनिक, और दूसरा होता है एक्यूट। एक होता है क्रोनिक और एक होता है एक्यूट। एक्यूट में क्या बात होती है? एक्यूट क्रोनिक में ये हो सकती है कि जो किडनी है वो दोबारा काम कर सकती है, यानी अभी पूरी तरह से खराब नहीं हुई। एक्यूट में क्या हो सकता है? दोबारा काम नहीं कर सकती, यानी पूरी तरह से क्या हो चुकी है? खराब। अब अगर किसी की क्रोनिक किडनी फेलियर है, दैट टाइम इसके बॉडी में हम क्या अंजाम देंगे? हेमोडायलिसिस। लेकिन अगर किसी के बॉडी में एक्यूट वाला कंडीशन आ गया, किडनी पूरी तरह से खराब हो गई, तो अब इस कंडीशन में क्या किया जाता है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। क्या करवाया जाता है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। उसकी किडनी को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब हमारी बात ये चल रही है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, कैसा होता है, इसको हम आगे देखेंगे। अभी हमारी बात किसकी चल रही है? हेमोडायलिसिस। अब हेमोडायलिसिस जब करवाना होता है, तो उस हेमोडायलिसिस को करवाने के लिए यहां पर जिस मशीन को यूज करते हैं, उस मशीन का एक और नाम है, वो है डायलाइजिंग यूनिट।
क्या बोलते हैं इसको? डायलाइजिंग यूनिट। ये जो डायलाइजिंग यूनिट है इसमें दो चीजें हैं। जो मशीन है उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक क्या है? एक चीज होती है उसको कहा जाता है डायलाइजिंग फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको? डायलाइजिंग फ्लूइड। और दूसरा जो होता है वो होता है सेलोफेन ट्यूब। क्या होता है? सेलोफेन ट्यूब। अब ये दोनों बातें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं, सिर्फ आप सुनते जाइए, इंशाल्लाह ये बात क्लियर होगी। डायलाइजिंग फ्लूइड ये असल में एक तरह का फ्लूइड है, और इस फ्लूइड का जो कंपोजिशन है, इस फ्लूइड का जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन सेम है लाइक एज अ प्लाज्मा। प्लाज्मा याद आ रहा है? प्लाज्मा हमने पढ़े थे। प्लाज्मा क्या होता है? स्ट्रॉ कलर लिक्विड, जिसके अंदर क्या होती है 82 के 90 to 92%, 90 to 92% वाटर। प्रोटीन कौन कौन से प्रोटीन? फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, और हाँ और क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब रहता। साथ ही साथ इस ब्लड में क्या रहेगा? नाइट्रोजिनस वेस्ट। यानी प्लाज्मा है तो उसमें वेस्ट भी रहेगा। बट ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है इसका कंपोजिशन लाइक एज अ प्लाज्मा। सिर्फ इस डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या नहीं होता है? सिवाय सिवाय नाइट्रोजन वेस्ट। क्यों ऐसा किया होगा उन्होंने? क्योंकि इसका मतलब ये है कि डायलाइजिंग फ्लूइड, ये अगर ये ब्लड जा रहा है तो उसके बाजू से कौन जाएगा? डायलाइजिंग फ्लूइड। तो जो चीजें इसमें नहीं है, आ गया? आ रहा है? तो क्या होगा डायलाइजिंग फ्लूइड में? क्या होगा डायलाइजिंग फ्लूइड में? सिंपल ये होगा कि डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर कोई नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। इसलिए क्या होगा, खून में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सब किधर शिफ्ट हो जाएगा? डायलाइजिंग फ्लूइड। इस तरह से खून क्या हो गया? प्यूरिफाई, फिल्टर। तो ये जो मशीन होती है, इस मशीन में एक होता है डायलाइजिंग फ्लूइड, और ये डायलाइजिंग फ्लूइड का कंपोजिशन जो होता है वो किसकी तरह होता है? प्लाज्मा। सिर्फ इसमें क्या नहीं होता है? नाइट्रोजन वेस्ट। ठीक है। दूसरा सेलोफेन ट्यूब, जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसको ले जाने का काम कौन कर रहा है? सेलोफेन ट्यूब। और ये जो सेलोफेन ट्यूब होती है इसके अंदर क्या होती है? सुराख। थोड़े छोटे 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 इसमें क्या होते हैं? सुराख। है ना, आमतौर पे हम छेद बोलते हैं, बारीक बारीक अगर रहता होता है तो इस तरह से सुराख होते हैं, जिनको कहा जाता है कि ये जो सेलोफेन होती है ये होती है पोरस। छोटे छोटे होल होते हैं। तो छोटे छोटे होल होने से फायदा क्या है? कि जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट खून में रहेगा वो खून से निकल के कहाँ आ जाएगा? डायलाइजिंग फ्लूइड। तो जब सेलोफेन ट्यूब से खून जाएगा, सेलोफेन ट्यूब से जब खून जाएगा तो उस खून के अंदर जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सब निकल के किसमें मिक्स हो जाएगा? डायलाइजिंग फ्लूइड। क्यों होगा? क्योंकि खून जो पास हो रहा है वो कहां से हो रहा है? सेलोफेन ट्यूब। और सेलोफेन ट्यूब के अंदर क्या है? सुराख, होल। तो इजीली नाइट्रोजनस वेस्ट निकल के कहा मिल जाएगा? डायलाइजिंग फ्लूइड। इस तरह से खून को वापस आप कहां से ट्रांसफर कर देंगे? जिस्म के अंदर। तो खून जिस्म से निकला था, मशीन में आया, मशीन ने उसको फिल्टर किया, वापस से किसको दे दिया? जिस्म को। तो अब सवाल ये आता है कि जिस्म से उसको निकालेंगे कैसा? मशीन में ऐड करेंगे कैसा? फिर वापस जिस्म में डालेंगे कैसा? फिर खून के मामले में हमने ये पढ़ा है कि जब भी वो जिस्म से बाहर निकलता है तो वो जम जाता है। तो डायलिसिस करते हुए क्यों नहीं जमता? है ना, कुछ क्वेश्चन नहीं वैलिड। तो अब उसको समझ लीजिए कि हम क्या करते हैं, मुनासिब आर्टरी। आर्टरी मतलब शरीयान, जो क्या करती है? दिल से खून को लेकर जिस्म के अलग अलग हिस्सों में जाती है। तो हम क्या करेंगे? मुनासिब आर्टरी लेंगे और उससे क्या करेंगे? खून को छानने के लिए क्या करेंगे? उसको किससे जोड़ देंगे? डायलाइजिंग यूनिट में। यानी कि इस मशीन के साथ क्या कर देंगे? उसको जोड़ देंगे। और जब इसको जोड़ेंगे तो खून जब आर्टरी से निकालेंगे तो उससे पहले हम क्या करेंगे? उसके अंदर ऐड करेंगे एंटी कोगुलेंट। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है खून के अंदर है प्रॉपर्टी है कोगुलेशन की। जब भी वो बाहर निकलता है तो क्या हो जाता है? क्लॉट। तो इसलिए हमने उसने क्लॉट नहीं होना, इसलिए हम पहले ही उसके अंदर क्या ऐड कर देंगे?
एंटी कोगुलेशन, ऐसा एजेंट जो क्लॉटिंग होने नहीं देगा। तो ये एंटी कोगुलेंट का काम कौन करता है? हेपेरिन। कौन काम करता है? हेपेरिन। तो आपने क्या करे, खून को जिस्म से बाहर निकालना है, उसके लिए किसको सेलेक्ट करें? आर्टरी। लेकिन खून को जब आप बाहर निकाल रहे हैं तो उससे पहले उसी खून में आपने क्या ऐड करके रख दिया था? हेपेरिन। हेपेरिन क्या है? ये एक एंटी कोगुलेंट फैक्टर है, खून को जमने नहीं देता। अब आपने खून को आर्टरी से निकाला, आर्टरी लेकर उसको कहाँ आएगी? डायलाइजिंग यूनिट। डायलाइजिंग यूनिट के अंदर कौन है? इसमें इकाई में एक मुड़ी हुई कौन है? सेलोफियन ट्यूब। अब इस सेलोफियन ट्यूब है जिसके चारों तरफ कौन है? डायलाइजिंग फ्लूइड। और हमने कहा कि ये जो सेलोफियन ट्यूब है उसमें क्या है? सुराख। इसलिए इस सुराख से बाहर कौन निकलना शुरू हो जाएगा? वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हम ये कहते हैं कि खून और डायलाइजिंग फ्लूइड दोनों का कंपोजिशन सेम है सिवाय नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो जहां नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होगा तो जहां है वहां से निकलकर वो चला जाएगा जहां पर वो नहीं है। तो इस तरह से खून से निकल के वो कहा चला जाएगा? डायलाइजिंग फ्लूइड में। तो जिसका कंपोजिशन हमने कहा कि बिल्कुल किसकी तरह था? प्लाज्मा, सिवाय नाइट्रोजिनस फुजले को छोड़ के। ठीक है। नाउ इर्तिकाजी ढलान, अगेन इर्तिकाजी ढलान मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कि नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहां पर है? खून में, और डायलाइजिंग फ्लूइड में कम है, इसलिए वो अपने ज्यादा से कम की। तो इर्तिकाजी ढलान की वजह से इस नली के सुराखदार सेलोफेन झिल्ली के जरिए साल्मो का क्या होना शुरू हो जाता है? आना जाना। चूंकि नाइट्रोजन फुजला डायलाइजिंग सयाल में नहीं होता, इसलिए ये चीज आराम से वहां क्या हो जाती है? बाहर चले जाती है, और इस तरह से खून क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। फिर अब आप क्या करेंगे? आपने खून को साफ कर दिया, तो खून को वापस से अब जिस्म में लेकर जाना है। तो अब उसको जिस्म में अगर लेकर जाएंगे बगैर एंटी हेपेरिन ऐड किए हुए तो खून जिस्म में चला जाएगा, लेकिन अगर उसको जिस्म को कट लग गया वो खून बाहर निकलेगा तो वो जमेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पहले क्या ऐड करके रखा था? हेपेरिन, एंटी कोगुलेंट। इसका मतलब एंटी कोगुलेंट जिसको आपने ऐड किया था उसको भी आपको एंटी करना पड़ेगा। मतलब आपने पहले हेपेरिन ऐड करे तो हेपेरिन खून में रह जाएगा, लेकिन अब हेपेरिन की जरूरत है क्या? तो अब हेपेरिन को रोकने के लिए और किसी को ऐड करना पड़ेगा। तो जो हेपेरिन को रोकेगा उसका नाम क्या रहेगा? एंटी हेपेरिन। ऐशा जी बात समझ में आई क्या? खून जमने की सलाहियत रखता है। खून हमेशा हमारा क्या हो जाता है? क्लॉट। जब भी जिस्म से बाहर निकलता है जख्म के ऊपर खून पूरा क्या हो जाता है? जमा होता है, और बाद में क्या बन जाती है? कपली। लेकिन हमने जब खून को बाहर निकालना तो यहाँ खून जमा नहीं। क्यों नहीं जमा? क्योंकि हमने उसमें क्या ऐड कर दिए थे? एंटी कोगुलेंट, जो कभी भी खून को जमने नहीं देता। लेकिन अब दोबारा जिस्म में खून को ले आना है तो खून की जो पहले की प्रॉपर्टी कि वो जम जाता है वो वापस देना पड़ेगा उसको। तो उसको वापस देने के लिए आप क्या करना पड़ेगा? जो ऑलरेडी आपने हेपेरिन ऐड करा था उसको रोकना पड़ेगा। इसलिए आप उसमें क्या ऐड करेंगे? एंटी हेपेरिन। और फिर ये जो साफ खून है, यानी ये जो फिल्टर किया हुआ खून है, उसको आप क्या करेंगे? वेन, इसके जरिए वेन। वेन को हम क्या कहते हैं? अगेन वरीत। क्या कहते हैं हम उसको? वरीत। इस वरीत के जरिए दोबारा जिस्म में क्या कर देंगे? वापस चढ़ा देंगे। तो इस तरह से ये पूरा हेमोडायलिसिस का क्या होता है? अमल होता है। पहले आप खून को निकालेंगे, उसमें फिर आप ऐड करेंगे हेपेरिन ताकि खून ने जमना नहीं। फिर जब फिल्ट्रेशन हो जाएगा तो वापस से आप जिस्म में खून लेकर जाएंगे, तब आप दोबारा ऐड करेंगे एंटी हेपेरिन, और इस तरह से खून को वेन की मदद से, वरीत की मदद से वापस से जिस्म के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, चढ़ा देंगे। इस पूरे अमल को बोला जाता है हेमोडायलिसिस। हम्म आर्टरी ना, आर्टरी से खून क्या करते हैं? छना जाता है। ये बेसिकली क्या हो गया? बीच में एक लाइन छुट गई इनसे। आर्टरी से वो खून निकालेंगे और उसको डायलाइजिंग यूनिट में छानने की कोशिश करेंगे इन सीरिंज लगा के, है ना। हम लोग जैसे खून निकालते हैं ना, देखिए खून ब्लड दिए कभी? कब दिए ब्लड? तो दिए थे ना, सीरिंज लगा, हाँ बस वैसा निकालते हैं। देखे ना? हाँ हाँ, कभी यहाँ से किसी को लगाई हुई थी डायरेक्टली, है ना। किसी को तो मुनासिब आर्टरी का सिलेक्शन करते हैं।
ठीक ना हो। अब ये जो तरीका है जिसकी मदद से खून को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, तो ये तरीका बहुत ही रिवोल्यूशनरी साबित हुआ, इनकलाबी साबित हुआ। क्यों? क्योंकि कई सारे ऐसे मरीज थे जिनका खून क्लियर साफ नहीं होता था, तो उनके लिए तो ये नेमत हो गई। तो इस तरह क्या हुआ, दुनिया भर में हजारों यूरेमिक, यूरेमिक मतलब जिनको यूरेमिया हो गया, यानी जिनका खून कभी भी फिल्टर नहीं कर रहा, उनके लिए ये क्या हो गया, एक तरह से नेमत साबित हो गया। और उनका इस तरह से क्या हुआ, खून को क्या किया जाने लगा, फिल्टर किया जाने लगा। हाँ, उसका रीजन है मैंने अभी जो बताया, क्या कि अगर कोई पर्सन है, उसकी किडनी के अंदर दोबारा, मतलब वो किडनी अगर अच्छी हो सकती है तो ठीक है, अगर नहीं हो सकती तो कुछ दिनों के बाद धीरे 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 किडनी खराब होते चले जाएगी, तो अब हेमोडायलिसिस बन के सीधा सीधा किडनी ट्रांसप्लांटेशन। वो डिपेंड करता, अभी किसकी किडनी ऐसी होती है कि उसको 10% खराब होने पे ही मालूम पड़ गया, किसी को 80% खराब होने पे मालूम पड़ा। तो जिसको 80% मालूम पड़ेगा तो उसके अंदर डायलिसिस क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, यानी 2 दिन में, 3 दिन में, 6 दिन में। लेकिन जिसका बहुत लंबा है तो मतलब बहुत दिन हो रहा है तो 15 दिन में, 1 महीने में, इतना टाइम उसको लग सकता है। हाँ, ये पूरी तरह से किडनी की तरह काम करेगा। बस इतना प्रॉब्लम है कि जिस तरह से किडनी बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है, जैसे जेजीए, वो ये रिलीज नहीं कर सकता, तो अब बॉडी के अंदर कोई मैकेनिज्म काम नहीं करेगा, यानी वो जो इनबिल्ड मैकेनिज्म है, ऑटोमेटिक सिस्टम में, वो काम नहीं करेगा। इसी तरह से हमारे खून बनने वाले जो जर्रात है, तो इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन किडनी रिलीज करता है, जिसकी वजह से इरिथ्रोपोइसिस होता है, जिसकी वजह से आरबीसी सेल बनते हैं, वो भी नहीं होगा। इसका मतलब उस शख्स के बॉडी में सारे नेचुरल सिस्टम, जब तक है जान, ठीक ना। अब इसके बाद है, अगर रीनल की नाकामी को सही करना है तो उसके लिए बस एक ही काम है, वो क्या है, गुर्दे को बदलना ही उसका क्या है, एक इलाज है। इसका मतलब ये है कि अब किडनी बहुत ज्यादा ही खराब हो गई, तो अब उसको कितना भी हेमोडायलिसिस कर लो, अब बार बार क्या होगा, इश्यू रहेगा। वो थोड़ा बहुत भी खाना खाएगा, उससे जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा वो बॉडी में वैसे ही जमा रहेगा, वो खून से खून उसका फिल्टर नहीं होगा। तो अब कंडीशन क्या होगी कि गुर्दा कुछ ही काम नहीं कर रहा है, तब उसका आखिरी तरीका यह है कि आप क्या कर देंगे, उस वक्त आप क्या करेंगे, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब मेरे को थोड़ा सा इम्यूनोलॉजी का एक कंसेप्ट आप लोग याद दिलाएंगे, जो मैंने इससे पहले भी बोला था कि मैं यहाँ पूछूंगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के टाइम में कुछ कंसेप्ट मैंने समझाया था ना, मैं बाद में पूछता, पहले इससे पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेता कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। अब जब किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना होता है तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए कौन चाहिए, डोनर, यानी किडनी देने वाला चाहिए। तो मुंतकिली में क्या होता है, गुर्दा देने वाला जो है वो बेहतर हो, और बेहतर ये है कि वो कौन हो, बेहतर ये है कि उसका कोई नजदीकी क्या हो, रिश्तेदार हो, ताकि ताकि जो बंदा गुर्दा हासिल करने वाला है उसका जिस्म का जो हिफाजती निजाम है, यानी हिफाजती निजाम मतलब इम्यून सिस्टम उसको वापस ना करे, यानी उस ये या उसका क्या हो जाए, इम्कान कम हो जाए। हाँ, ग्रुप, ब्लड ग्रुप से बढ़कर बात है हम यहाँ पर। अब ब्लड ग्रुप से बात बढ़कर क्या हो गई, जेनेटिक्स, डीएनए की इंफॉर्मेशन। तो हमने कहा ना कि इंसानों के अंदर, मौलाना, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमने पढ़ा था, तो हमने कहा कि 99% डीएनए ह्यूमन का क्या होता है, सेम, सिर्फ 1% के डिफरेंस से इतने फर्क पड़ जाते हैं। तो जब किडनी ढूंढी जाती है तो किडनी ऐसे शख्स की देखी जाती है जो बहुत क्लोज रिलेटिव, उसका डीएनए इसका डीएनए का कंपोजिशन सेम हो, बनावट सेम हो, और ये बनावट सेम किस में हो सकती है, जो क्लोज रिलेटिव है, खानदानी रिलेशन में, फैमिली लोग हैं। इसलिए अक्सर आप देखेंगे कि जब किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है तो मालूम पड़ता है कि बेटे ने दिया, बेटी ने दी। बहुत कम लेवल पे आपको मालूम पड़ेगा कि बीवी से लिया गया, बीवी से लिया गया। तो बीवी से लेने में भी ये होता है कि पूरी तरह से हिफाजती जो निजाम है वो रोका नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ उस जगह पे हिफाजती निजाम के, यानी इम्यून सिस्टम के डेवलप होने के चांसेस होते हैं।
क्योंकि इम्यून सिस्टम क्या कंसीडर करेगा, हमारा हिफाजती निजाम, वो जो किडनी बाहर से ली हुई है वो फॉरेनर, बाहर की एंटीजन, और किडनी को वो क्या कर सकता है, रिजेक्ट। ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ कि मैंने उस वक्त जो बोला था कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन का अगर रिजेक्शन हो जाए, अगर आपको याद होगा तो मैं उस वक्त एक वर्ड बोल रहा था, वो था ग्राफ्ट, ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन से टाइप की इम्यूनिटी जिम्मेदार है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स या सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स? ये हमने पढ़ा भी था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। कौन सा वाला इम्यूनो रिस्पॉन्स जिम्मेदार है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है या सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स? ह्यूमरल है। कौन सा वाला इम्यून रिस्पॉन्स रिजेक्ट करेगा, ह्यूमरल करेगा या सेल मेडिएटेड करेगा? ह्यूमरल करेगा। कैसा करेगा मुफ्ती साहब? किसका मैच हो रहा? अरे मैच नहीं हो रहा बोल के रिजेक्शन हो रहा, क्यों हो रहा रिजेक्शन? ऑनलाइन वालों की तरफ से भी कोई मैसेज नहीं आया। अक्सा, फातिमा, साजिदा, अरे बदमाश हो, मैंने पढ़ाया था उस वक्त कि ये जो ग्राफ रिजेक्शन होगा ये होगा ड्यू टू दी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। किसकी वजह से होगा ये, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। हमारे जिस्म में जब भी कोई ग्राफ्ट रिजेक्ट होता है, कोई भी पार्ट आपने ऐड किया वो रिजेक्ट होता है, ये उस वक्त रिजेक्ट होता है जब उसके अगेंस्ट में क्या बन जाता है, सेल मेडिएट इम्यून रिस्पॉन्स। सेल डायरेक्ट अटैक करना शुरू करते हैं, तब जाके वो ग्राफ्ट क्या हो जाता है, रिजेक्ट। इसीलिए सडनली उस पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ। और अगर हमारे जिस्म में इसको सप्रेस भी करना है, रोक के रखना भी है, तो इसके लिए जो दवाएं उस शख्स को दी जाती है, कंटिन्यूअसली रोजाना उस शख्स को दवा लेना पड़ता है, उनको कहा जाता है, उन दवाओं को इम्यूनो सप्रेसेंट। क्या बोला जाता है, इम्यूनो सप्रेशन। इम्यूनो सप्रेशन मतलब मुदाफियती निजाम को रोकने वाली दवाएं। कौन सी दवाएं, मुदाफियती निजाम को, क्योंकि मुदाफियती निजाम अभी यहाँ पर फायदे का है क्या, नहीं, यहाँ तो निजाम, मुदाफियती निजाम हमारे लिए तो नुकसान है ना। मतलब डॉगी ने चोर को भोगना चाहिए, लेकिन वो चोर जो अब अच्छा हो गया हमारे घर में रहने लग गया, उसको नहीं भोगना चाहिए। उसको भी भोगेंगे तो चोर भाग जाएगा फिर से। हमने तो उसको समझा बुझा के अच्छा बना के लाए थे, तो डॉगी को ये बोलना पड़ेगा कि भाई अब इसको बार बार भोगना नहीं, तो वो चोर को बोलना पड़ेगा कि हर दिन इसको कोई बिस्किट खिलाएगा। तो ऐसा है ये कि हर दिन अब उस शख्स को क्या देना होता है, इम्यूनो सप्रेशन क्या देनी होती है, दवाइयाँ। इस तरह से उसके जिस्म के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप नहीं होता। इस तरह से ये पूरा हमारे पास आजकल ये ट्रीटमेंट किया जाता है। तो याद रखना, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन में जो डोनर है वो डोनर कौन सा होना चाहिए, करीबी रिश्तेदार, बहुत करीबी रिश्तेदार। वो तुम लोगों ने पिक्चर देखे होंगे ना, कौन सी पिक्चर, किडनी, सलमान खान की एक पिक्चर आई थी ना। अरे तुम लोग ऐसा कर रहे हो, तुम लोग पिक्चर देखते ही नहीं। हाँ हाफिज जी, कोई तो पिक्चर होगी ना यार। अचानक में मालूम पड़ा कि वो हीरो हीरो की एंट्री ऐसे टाइम पे होती ना यार, हर बारी। और कुछ तो भी अच्छा काम, हमेशा हीरोइन बचाने के लिए थोड़ी होगी, कुछ जगह पे किडनी देने को भी तो होगी। देखिए मतलब सलमान खान के फैन ही ना। अच्छा सोच के बोल रहे थे क्या? हाँ ठीक है, सीरियल में देखिए क्या? चलो तुम लोगों को सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे जहन में फिट हो जाए, इसलिए इधर उधर दिमाग दौड़ा रहा था, ठीक है।
तो याद रखना है किडनी ट्रांसप्लांटेशन में कौन होना चाहिए? करीबी रिश्तेदार। आखिर बात कि जदीद जो क्लिनिकल तरीके हैं, इस मुश्किल तकनीक की कामयाबी के शरह को उन्होंने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। पहले जमाने में ये होता था कि किडनी ट्रांसप्लांट होती थी, अब वो बेचारा बचा बचा, नहीं बचा तो चला जाता था। तो 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने के बाद जब बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता था तो किडनी रिजेक्ट हो जाती थी, नतीजे में उनकी क्या हो जाती थी? डेथ। तो इसीलिए आज भी देखो कि पुराने जमाने के अगर लोग रहेंगे तो वो मना करेंगे, नहीं 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 कराने का, उससे तो मौत हो जाती है। जबकि आज के जदीद दौर में क्लिनिकल टेक्निक्स इतनी ज्यादा उरूज पे आ गई कि अब बहुत आसानी से कोई भी ऑर्गन को, पार्ट को हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और उससे कोई नुकसान भी नहीं होता। तो उसका एक जो तरीका है वो क्या है? इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन या दवाएं, जिसकी वजह से क्या होता है? मुदाफियती निजाम को वो क्या करके रखती है? रोक के रखती है। नतीजे में जब मुदाफियती निजाम उसके अगेंस्ट में बनेगा नहीं तो रिजेक्शन ना। अब ये मुदाफियती निजाम को रोकने की वजह से ये होगा कि एक तो ये इसके अगेंस्ट में वो काम करेगा, तो स्पेसिफिक दवाएं बनाई गई है जो सिर्फ उसी जगह पे काम करने। तो ऐसा होगा कि अब उसको मुदाफियत, तो बैक्टीरिया विक्टीरिया सब अटैक कर देंगे उसके ऊपर। तो इस तरह की दवाएं जो बनाई गई वो बहुत स्पेसिफिक है, वो उसके लिए काम करेंगे। हाँ, बाकी जगह इम्यून सिस्टम काम करेगा, बस किसके अगेंस्ट में नहीं करेगा? इस ग्राफ्ट किडनी के एंटीजन के अगेंस्ट में। ठीक है। नाउ अब रीनल कैलकुलाई, रीनल कैलकुलाई, ठीक है। ये जो रीनल कैलकुलाई होता है या रीनल कैलकुलाई होता है, तो इसमें बेसिकली क्या है? पथरी की ये बीमारी, किडनी स्टोन जिसको हम बोलते हैं, या ना घुलने वाले कीमियात का क्या बन जाता है? पत्थर। और ये जो पत्थर होता है ये क्या होते हैं? ऑक्सलेट, जो गुर्दे के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। तो आमतौर पे जब पथरी होती है या ना घुलने वाला नमकियात का पत्थर बन जाता है, तो उसका नाम रखा हुआ है कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या होता है वो? कैल्शियम ऑक्सलेट। आमतौर पे हम क्या करते हैं? आमतौर पे हमारे जिस्म के अंदर जो कैल्शियम की लेवल है ब्लड में वो होती है, लेकिन अगर हमारे बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस काम प्रॉपरली नहीं करता तो नतीजे में क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर एक और कीमियाई मादा बनना शुरू होता है, वो है ऑक्सलेट। ये ऑक्सलेट कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेगा और नतीजे में क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्सलेट, यानी क्या बन जाएगा? पत्थर। और फिर वो पत्थर जैसे जैसे क्रिस्टल बनेंगे, हार्ड पार्टिकल बनेंगे, तो वो अब किडनी से बाहर नहीं आ सकते। तो अब वो हमारे या तो यूटेरस में रुक जाएंगे, या फिर नेफ्रॉन में रुक जाएंगे, या यूरिनरी ब्लैडर में रुक जाएंगे, या यूरेथ्रा में रुक जाएंगे। कहीं पर भी जाकर वो अटक जाते हैं। नतीजे में अब फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में क्या होती है? प्रॉब्लम होना शुरू होती है। इसी तरह से कुछ जगह पे ये होता है कि स्ट्रेस की वजह से भी, बहुत ज्यादा टेंशन लेने वालों के अंदर भी किडनी के पत्थर पथरी होने के चांस होते हैं। इसी तरह से हार्मोनल रेगुलेशन, जैसे हम ये कहते हैं कि किसी शख्स के बॉडी में थायराइड हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड है, तो थायराइड ग्लैंड से यहाँ पर एक हार्मोन निकलता है जिसको कहा जाता है टीसीटी, हम इसको आगे चल के पढ़ने वाले, थायरोकैल्सिटोनिन। अगर थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो तब भी उस शख्स के जिस्म में कैल्शियम की लेवल बढ़ने की वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट बनेगा और इस तरह से उसके जिस्म में क्या बनेंगे? पत्थर। इसी तरह से एक और हार्मोन है जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच। अगर ये पीटीएच की ये पीटीएच जो पैराथायराइड हार्मोन है, अगर ये हार्मोन भी, इसकी लेवल भी अगर डिस्टर्ब हो जाए तो उसकी वजह से भी उस शख्स के जिस्म के अंदर छोटे छोटे पत्थर बनना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन, जैसा अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जो टमाटे हैं, टमाटो है, हाँ है ना, तो आप लोगों ने सुना होगा कि उसके इलाज के लिए काम आता है। अलग 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 आप लोगों ने सुने होंगे। तो हमारे जिस्म में असल में क्या होता है? उसके जरिए इस तरह के केमिकल्स को क्या किया जाता है? तोड़ने की कोशिश की जाती है। कुछ लोगों को नारियल पानी पीने के लिए बोलते हैं, तो नारियल पानी पीने की वजह से सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। यूरिन का प्रेशर अगर बढ़ेगा तो जोर से उस क्रिस्टल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और अगर वो यूरेथ्रा में है तो वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। अगर वो मसाने में है तो आसानी से बाहर निकल जाएगा, यूरेटर में है, ट्यूब में है तो निकल जाएगा। लेकिन अगर वो किडनी के अंदर है तो निकलने में क्या हो सकती है? परेशानी हो सकती है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप के रीनल कैलकुलाई होती है, पथरी की बीमारियां होती है। अलग अलग लोकेशन की वजह से उनके नाम अलग अलग है। ठीक है। तीसरी बीमारी जिसको कहा जाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।
क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है? ये गुर्दे के अंदर जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस मीन्स बंच ऑफ ब्लड कैपिलरी, खून की छोटी छोटी नालियों का जो बंच है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। उस ग्लोमेरुलस में क्या हो सकता है? इन्फेक्शन। अगर उस ग्लोमेरुलस में इन्फेक्शन हो जाए तब उसको क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या बोला जाता है? मेरियोलोनेफ्राइटिस। तो तीन बीमारियां याद रखना, एक है यूरेमिया, एक है किडनी फेलियर, एक है रीनल कैलकुलाई और एक है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। यूरेमिया को ट्रीट करना है तो या क्रोनिक रीनल फेलियर है, क्रोनिक किडनी फेलियर है तो हेमोडायलिसिस, एक्यूट अगर हो गया तो ग्राफ्ट, है ना, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, और अगर रीनल कैलकुलाई होता है तो वहां पथरी की शिकायत होती है। और चौथा कौन है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसी तरह से और भी बहुत सारे अलग अलग टर्म्स है। जैसा हमने एक और टर्म है जो पढ़ा हम लोगों ने, उसको यहाँ बीमारी में तो नहीं लाया लेकिन इसको याद रखना है, ग्लाइकोस्यूरिया। ग्लाइकोस्यूरिया में हमने कहा ना कि जो पेशाब होता है उस पेशाब में अगर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाए, वैसे ही हमने किसकी बात किए थे? कीटोनूरिया। कि अगर यूरिन है उसमें किसकी मिकदार बढ़ जाए? कीटोन बॉडीज, तो उसको कहते हैं कीटोनूरिया। और ये दोनों अगर बढ़ जाए तो शुगर, डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस, दैट इज शुगर। याद रहेगा? ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको याद रखना। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट वगैरह है तो पूछिए, और कोशिश ये करिए कि इस पूरे सबक की जो समरी है, आखिर का जो होता है, क्या बोला उसको उन्होंने? खुलासा, उसको याद से अपनी बुक में पढ़िए। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ, नया सबक हम स्टार्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।